गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप पढ़ रहे हैं कंपनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति। इससे पहले वाले में आपने लिया था निजी आधार पर प्रतिभूतियों का प्रस्ताव। आज अपन लेंगे जो अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ टू जो पब्लिक होता है, उसमें एक क्लोज होता है न्यूनतम अभिदान यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अलॉटमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अलॉटमेंट जो है वो क्या है। तो इसमें आपने देखा है कि निजी आधार पर प्रतिभूतियों के जो प्रस्ताव अथवा जो प्रतिभूतियों के अभिदान हेतु जो निमंत्रण है, उसके संदर्भ में जो प्राप्त आवेदन पत्रों के अधीन प्रतिभूतियों के आवंटन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख पहले भी कई बार हो चुका है और आप पढ़ भी चुके हैं कि इसमें जो है एक प्रविवरण होता है जो जनता को कंपनी की जो प्रतिभूतियाँ हैं, जैसे जो अंश है या ऋण पत्र है, उनको खरीदने के लिए यानी क्रय करने का प्रस्ताव करने हेतु निमंत्रण देता है। उसके परिणाम स्वरूप जनता में से कुछ लोग प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए अपने प्रस्ताव आवेदन पत्र के रूप में कंपनी के पास भेजते हैं और कंपनी उन सभी आवेदनों पर अथवा उनमें से कुछ आवेदनों पर कुछ प्रतिभूतियाँ आवंटित करने का निर्णय करती है। इस प्रकार वह जनता के प्रस्ताव पत्रों जो आवेदन पत्रों को स्वीकार करती है, इसे ही प्रतिभूतियों या अंशों का आवंटन कहते हैं। आपने कंपनी अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कि जो एप्लीकेशंस आती है, जब कभी भी कोई कंपनी सार्वजनिक जमाएं स्वीकार करती है और अलॉटमेंट लोग आवेदन देते हैं, तो उसके बाद में उस हिसाब से कंपनी को जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं उन सभी को या उनमें से कुछ को जो है अलॉटमेंट किया जाता है। अब इस जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट में कंपनी अधिनियम में जो डेफिनेशन दी गई है उसमें है कंपनी अधिनियम में आवंटन की कोई अधिकृत परिभाषा नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, भारतीय उच्चतम न्यायालय, उसने गोपाल जालान एंड कंपनी बनाम कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के मामले में एक परिभाषा दी हुई है सुप्रीम कोर्ट की। उसमें उन्होंने कहा है अलॉटमेंट मीन्स द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रीवियसली अनएप्रोप्रिएट कैपिटल ऑफ ए सर्टन नंबर ऑफ शेयर टू ए पर्सन। यानी आवंटन का तात्पर्य कंपनी की पहले से ही अविनियोजित यानी अनएप्रोप्रिएट अंश पूंजी में से किसी संख्या में अंश किसी व्यक्ति को विनियोजित यानी एप्रोप्रिएट करने से है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने गोपाल पेपर मिल्स बनाम आयकर आयुक्त कलकत्ता पेपर मिल्स में जो आईटी कमिश्नर कलकत्ता था 1970, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लिखा है कि अंशों के लिए आवेदन कंपनी द्वारा उपलब्ध किए गए फार्मों द्वारा किया जाता है। जब आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे आवंटन कहते हैं, अलॉटमेंट कहते हैं। न्यायाधीश चिट्टी ने एक मामले के निर्णय में लिखा था कि अंशों के लिए आवेदन स्वीकार करने को ही आवंटन कहते हैं। इस प्रकार जो ये परिभाषाएं दी गई है, इसके आधार पर अगर अपन लें तो आप आवंटन का तात्पर्य जनता से अंशों के क्रय करने के लिए प्राप्त जो आवेदन पत्र है उन पत्रों को स्वीकार करने से है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं आवंटन कंपनी द्वारा जनता से प्राप्त प्रतिभूतियों अंशों के क्रय प्रस्ताव स्वीकार करने की कार्यविधि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। परंतु इस संबंध में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ आवंटन से तात्पर्य केवल उन अंशों के आवंटन से ही है जिनका पहले कभी आवंटन नहीं किया गया है। अब जो इफेक्ट ऑफ अलॉटमेंट जो आवंटन जो किया जाता है उसका प्रभाव क्या पड़ता है। जब तक कंपनी जनता से प्राप्त आवेदनों पर आवंटन नहीं करती है
तब तक आवेदक तथा कंपनी के बीच किसी प्रकार के दायित्वों का जन्म नहीं होता है। किंतु जब कंपनी अंशों का आवंटन कर देती है तो कंपनी तथा आवेदक के बीच अनुबंधात्मक संबंधों यानी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन का जन्म हो जाता है और उनके वैधानिक दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि आवंटन करना ही आवेदकों के आवेदन पत्र की स्वीकृति देना है। अतः आवंटन के बाद कंपनी आवेदकों को अंशों पर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहरा सकती है तथा आवेदक को भी कंपनी में एक अंशधारी की भांति सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। अब बात आती है जब अलॉटमेंट हो जाता है तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है या समस्या आती है या ध्यान रखना पड़ता है कि जो अलॉटमेंट जो आप कर रहे हो उसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन न्यूनतम अभिदान कितना होना चाहिए। तो कोई भी सार्वजनिक कंपनी जो अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान हेतु जनता को प्रविवरण से आमंत्रित करती है तो वह कंपनी उन प्रतिभूतियों का आवंटन तभी कर सकती है जबकि उस कंपनी ने प्रविवरण में उल्लेखित न्यूनतम राशि का अभिदान प्राप्त कर लिया है। अगर उस न्यूनतम राशि उन्होंने निर्धारित की है, कंपनी ने की है, अगर उतने आवेदन नहीं आए या राशि प्राप्त नहीं हुई है तो न्यूनतम अभिदान तो आप जो अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो न्यूनतम अभिदान की अवधारणा में आमूलचूल परिवर्तन हो गया है। अब जो नई अवधारणा जो आई है इसमें न्यूनतम अभिदान वह धनराशि है जो कंपनी ने अपने प्रविवरण में अभिदान की न्यूनतम राशि के रूप में दर्शाई है, लिखी है, जिसे निर्गम के बंद होने की तिथि तक प्राप्त करना उस कंपनी के लिए कानूनी अनिवार्यता है। अब जो है न्यूनतम जो राशि है उसकी मात्रा, तो न्यूनतम राशि की मात्रा का निर्धारण सेबी द्वारा किया जाता है। कंपनी के प्रवर्तक, संचालक आदि निर्गमित की जाने वाली पूंजी की धनराशि की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं। सेबी के विनियमों में न्यूनतम अभिदान राशि की प्राप्ति को निर्धारित करने का सूत्र दिया गया है। इस सूत्र के अनुसार निर्गम करने वाली प्रत्येक कंपनी को निर्गमित पूंजी को शुद्ध धनराशि नेट अमाउंट की 90% यानी 90% राशि न्यूनतम अभिदान राशि के रूप में प्राप्त करनी होगी। निर्गमित पूंजी की शुद्ध धनराशि को गणना करते समय कुछ वर्गों के लिए आरक्षित प्रतिभूतियों की राशि तथा वरीयता के आधार पर आवंटित की जाने वाली प्रतिभूतियों की राशि को नहीं जोड़ा जाता है। इसमें यह ध्यान रखना होता है कि यदि आवेदन राशि के रूप में प्रतिभूतियों का पूर्ण निर्गम मूल्य नहीं मांगा जाता है तो न्यूनतम राशि की गणना भी मांगी गई राशि के अनुपात में ही की जाएगी। अब धनराशि प्राप्त करने की इसकी जो अवधि है वो कितनी है, तो कंपनी अधिनियम 2013 में लिखा है कि न्यूनतम अभिदान की राशि प्रविवरण जारी करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अथवा सेबी द्वारा निर्धारित की गई अवधि में प्राप्त हो जानी चाहिए। सेबी ने अपने विनियमों द्वारा ये निर्धारित किया है कि निर्गमकर्ता कंपनी को न्यूनतम अभिदान की राशि शुद्ध निर्गम पूंजी की धनराशि का 90% निर्गम बंद होने की तिथि तक प्राप्त हो जानी चाहिए। अतः प्रत्येक निर्गम कंपनी को न्यूनतम अभिदान की राशि निर्गम बंद होने की तिथि तक प्राप्त करनी होती है। इसमें कुछ अपवाद है। अब वो दशाएं है यदि प्रतिभूतियों का निर्गमन कंपनी के विद्यमान सदस्यों के विक्रय हेतु प्रस्ताव के अधीन किया जा रहा है, और दूसरा यदि प्रतिभूतियां आगामी निर्गमन के अधीन कंपनी के सदस्यों को प्रस्तावित की जा रही है तथा सदस्यों को उन प्रतिभूतियों के प्रस्तावकों को किसी अन्य व्यक्ति के हक में परित्याग री अनाउंस करने का अधिकार नहीं है। अब अगर मान लो न्यूनतम जो राशि है वो अगर प्राप्त नहीं होती है तो उसका क्या परिणाम होगा, तो इसमें जो है कि यदि प्रतिभूतियों
आवंटन उसका नहीं कर सकते, न्यूनतम राशि अभिदान अगर प्राप्त नहीं होता है तो उसके परिणाम में ये होता है कि आप आवंटन नहीं कर सकते। यदि निर्गमकर्ता कंपनी न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त करने में असफल रहती है तो वह उस निर्गम में प्रस्तावित प्रतिभूतियों का अलॉटमेंट नहीं कर सकती है। और दूसरा, अभिदान राशि लौटाना। यदि जो निर्गमकर्ता कंपनी है वो न्यूनतम अभिदान राशि प्राप्त नहीं कर पाती है तो उसे निर्गम बंद होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्राप्त की गई संपूर्ण अभिदान राशि को लौटाना पड़ेगा। ये धारा 39(3) में है। अब अगर मान लीजिए ऐसा नहीं करते हैं तो उसका दंड क्या है, पेनल्टी क्या है। तो यदि कोई कंपनी न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए बिना ही प्रतिभूतियों का आवंटन कर देती है अथवा प्राप्त अभिदान राशि को निर्धारित अवधि में नहीं लौटाने की त्रुटि करती है तो कंपनी तथा कंपनी के प्रत्येक उत्तरदायी अधिकारी को प्रत्येक दोष के लिए 1,000 रुपये प्रतिदिन के अथवा अधिकतम 1,00,000 रुपये के, जो भी कम हो, अर्थदंड के लिए तब तक उत्तरदायी होगा जब तक ऐसी त्रुटि जारी रहेगी। इसका प्रावधान धारा 39(5) में दिया गया है। नेक्स्ट है धनराशि लौटाना, जो लौटाने का व्यक्तिगत दायित्व है। कभी कभी कोई कंपनी न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त करने में असफल रहने पर निर्गम बंद होने के बाद 15 दिनों के भीतर प्राप्त की गई अभिदान राशि या जो आवेदन राशि है उसको लौटाने में असफल रहती है। ऐसे में कंपनी के दोषी संचालक उस धनराशि को 15% वार्षिक ब्याज सहित चुकाने के लिए संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे। ये नियम दिया हुआ है PAS 11 में। तो इस तरह से आज आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।